नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रात के 9 बजे से लगभग अचानक मैसेज फ्लैश होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी रात को आए और देश को संबोधित करें तो मेरा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है। पता नहीं कब क्या कहते हैं। ऐसी जीएसटी हो गया था, ऐसी नोटबंदी हो गई थी और ऐसी लॉकडाउन हो गया था। तो अपने महान प्रधानमंत्री जी हैं, मूड में कुछ आ गया तो वो कर ही डालते हैं। इस समय पूरा पूरा फोकस था कि क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव टालने को लेकर कोई माहौल बन रहा है, कोई घोषणा कर देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे। मेरे पास दनादन फोन आने शुरू हो गए। लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। मैं कहा भाई, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं ये तो प्रधानमंत्री को खुद पता नहीं होता है। मूड में जो आएगा वो कह देंगे। सोचते कहाँ हैं अपने प्रधानमंत्री जी। क्या प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोलना है, इसको लेके तमाम चर्चा थी। सबसे बड़ी चर्चा आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चल रही है। लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव टाल दिया जाएगा। ये राजनीतिक विश्लेषक, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल सिस्टम में सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में माहौल खराब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो सर्वे आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं, बीजेपी के आंतरिक सर्वे बता रहे हैं कि हालत पतली है भाई लोगों की। प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि मोदी जी अकेले कितनी मेहनत कर लें, लेकिन योगी जी के नाम पर चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा काशी में जब वो डुबकी लगाते हैं तो वो अकेले लगाते हैं। काशी का जब विज्ञापन छपता है तो उसमें भी योगी जी किनारे लग जाते हैं। तो ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, कुछ महीने गवर्नर के फेस को सामने रखेंगे जिससे योगी जी नेपथ्य में चले जाएं, उनकी नाराजगी कम हो जाए और फिर मोदी जी के चेहरे पे डेवलपमेंट के 3-4 महीने काम करके चुनाव लड़ लिया जाएगा। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हैं वो इतनी आसानी से मैनेज होने वाले हैं नहीं कि आप उनको राज्यसभा का रास्ता दिखाएं और वो मैनेज हो जाए। तो इस तरह की तमाम कयासबाजी लगती रही थी। क्या होगा ये तो अभी कह नहीं सकते कि 28 या 29 तारीख में मुख्य निर्वाचन आयोग अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, वो क्या फैसला लेंगे ये वो बताएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी आए और वही हुआ कि कोरोना को लेकर उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 3 जनवरी को उनको वैक्सीनेशन उनका शुरू कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ जगह पे स्कूल खुल गए थे। पश्चिम बंगाल में एक स्कूल में 29 बच्चे संक्रमित हो गए थे। तो बच्चों को कोरोना ना फैले इसके लिए 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को 3 जनवरी से नए साल के तीसरे दिन से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। भारत के लिए ये बड़ी खबर थी जो प्रधानमंत्री ने आज अचानक आके कही, और इसलिए भी की कि आज अटल जी का जन्मदिन था और क्रिसमस था। दोनों की बधाई दी उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी बड़ी खबर थी कि जो हेल्थ केयर फ्रंट लाइन के जो लोग हैं और जो 60 साल के बड़े हैं उनको 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज की डिमांड लगातार चल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि 5 लाख बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं देश में, 18 लाख आइसोलेशन बेड हैं, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर की बेड वाली व्यवस्था की गई है। और एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि कोरोना से वैज्ञानिक पद्धति से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है जब से कोरोना फैला। अब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जब उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले दिन से वैज्ञानिक पद्धति से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम इस लाइन पे मुस्कुराए क्यों। तो मैं हंसा, क्योंकि वो भक्त वाले टाइप के थे। मैंने उनसे कहा भाई साहब, एक दिन आप अपनी बालकोनी में आकर थाली बजा रहे थे, तो वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धति थी। एक दिन आप मोबाइल से टॉर्च चला रहे थे, दिया जला रहे थे, वो कौन सी पद्धति थी। खैर, वो भक्त पद्धति होती है। वो भक्त अलग अलग मिजाज के होते हैं। इस देश में अलग अलग भूखंडों में अलग अलग प्रकार के प्रजाति वाले भक्त पाए जाते हैं। आप कुछ भी कह देंगे तो वो सांड की तरह भड़क जाएंगे, जैसे सांड लाल रंग को देख के भड़कता है। लेकिन अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आ जाए कि कोरोना से लड़ाई सिर्फ कोरोना पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से लड़ी जा सकती है। थाली बजाने से, शंख बजाने से, दिया जलाने से भक्तों की जमात बड़ी हो सकती है। मंदबुद्धि लोगों का एक जमावाड़ा हो सकता है जो प्रधानमंत्री को देवदूत मानते हैं। वो लगता है कि देवदूत हमें बचाने के लिए खड़ा है। पूरा देश बालकोनी में आ गया था, थाली पीट रहा था, मोमबत्ती जला रहा था, मोबाइल की टॉर्च जला रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद जब उसके अड़ोस पड़ोस में और उसके घर में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तो वही भक्त कह रहा था कि जिनके परिवार नहीं होते वो परिवार का दर्द क्या जाने, जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चों का दर्द क्या जाने। उत्तर प्रदेश ने बहुत खराब हालात देखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 61% लोगों को दोनों डोज दिखा दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश में लगभग सबसे पिछड़ा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अखबारों के और टीवी चैनल के विज्ञापन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सिक्किम एक राज्य है, उसकी आबादी 50 लाख है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो वहां पे 1 करोड़ डोज लगनी है, मतलब 50 लाख व्यक्तियों को दोनों डोज लगेंगी तो 1 करोड़ डोज लगेंगी। अगर वो 30 लाख या 40 लाख डोज लगा देता है, इसका मतलब उसने 40% लक्ष्य पूरा कर लिया। आमतौर पे परसेंटेज से ही लक्ष्य निर्धारित होते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, मतलब यहाँ 50 करोड़ डोज लगनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बहुत पिछड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अफसर चालाकी क्या कर रहे हैं, उन्हें चुनाव में बोर्ड लगाना है और होर्डिंग लगाने हैं कि यूपी ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया। भाई मेरे, यहाँ आबादी 25 करोड़ है तो यहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन होना है, लेकिन होना ये चाहिए, उनका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो 1 करोड़ 2 करोड़ को वैक्सीन लगा रहे हैं तो दोनों डोज लगाएं। इसके बदले में क्या कर रहे हैं, वो सिंगल डोज की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वो आपको पहली वैक्सीन लग गई है, दूसरी वैक्सीन लगी, इसकी चिंता करने की जगह वो ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं जिन्होंने सिंगल डोज ली है, जिससे वो अखबारों में और टीवी चैनलों में विज्ञापन दे सकें कि वैक्सीन लगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। जबकि कोशिश होनी चाहिए थी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद आप ये आंकड़े करते। परसेंटेज में देश में सबसे निचले स्थान पर खड़ा है उत्तर प्रदेश। और जब बात कोरोना की हो रही है, ओमिक्रॉन के खतरे को हो रही है, प्रधानमंत्री जब बता रहे हैं कि मास्क लगा के पहनिए, हाथ लगातार धोते रहिए, तो उत्तर प्रदेश में आज ही इकाना स्टेडियम में लाख बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया सरकारी बसों से भरकर। ना मास्क दिख रहे थे, ना 2 गज की दूरी दिख रही थी, ना हाथ धोने की तरकीब दिख रही थी। पता नहीं बच्चों को मौत के मुहाने पर लाने की सलाह किस अफसर ने दी होगी, किस नेता ने सुनी होगी, और किस संवेदनहीन सरकार को ये ख्याल आया होगा कि बच्चों को कोरोना के मौत के मुहाने पर लाकर इस तरह खड़ा कर दिया जाए। पता नहीं कौन अफसर और कौन नेता होंगे जिन्होंने ख्याल किया होगा कि प्रयागराज में ठंड में महिलाओं को उन छोटे छोटे बच्चों के संग लाके एक समूह खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव सिर पर है। चुनाव केवल इसी सरकारी संसाधनों की भीड़ जुटाकर जीते जा सकते हैं, लेकिन लाशों के ऊपर महल बनाने वाले भूल जाते हैं कि लाशों पे बने महलों में राजा को कभी नींद नहीं आती। उत्तर प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा है वो खतरनाक है। पूरे देश में जब कोविड लहर आई थी तो सबसे खतरनाक, सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश के थे। नदियों में लाशें बहा दी जा रही थी, अपनी लाशें बिहार के जिले में चली जाए इसके लिए गंगा में फेंक दी जा रही थी। बिहार पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश ने ये लाशें बहा दी हैं। गंगा के तट पर लाशें अभी भी उफन उफन के आ रही हैं। पिछले महीने प्रयागराज में कुछ और लाशें सामने आई थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी बधाई आपको, कम से कम आपने एक अच्छी खबर दी है कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिल रही है। हम कामना करते हैं देश में सभी कोरोना से मुक्त हों, कोरोना की बीमारी खत्म होए। प्रधानमंत्री जी आपको साधुवाद कि आप इस तरह की मेहनत करते रहें और कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को समझाएं कि इन नौकरशाहों के भरोसे पर ना रहें, हकीकत में काम करें, कागजी बयानबाजी छोड़ें, तभी काम चल पाएगा। थैंक यू।